बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके मुझे लगा है बहुत सारे साथी पिछले 4 दिवस से, आज चौथा दिन है, तो बहुत सारी बात तो ऑलरेडी हो चुकी होगी। मैं कुछ और, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ नया कहूँगी जो कि मेरे किसी साथी ने नहीं कहा होगा, या जिन्होंने नहीं बोला है और उन्होंने वो अनुभव नहीं किया होगा। तो थैंक्स कि, लेकिन मैं पहले चिंतित थी, जो क्रम था उसमें आखिरी में था, तो मुझे लगा फिर तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे नहीं होंगे। लेकिन आपकी वजह से मुझे एक साथी से पहले ये क्रम आ गया मेरा। तो मुझे लगता है कि मैं, जैसा कि हमारे पिछले साथी अमन जी ने कहा था कि उनकी एक सीमाएं हैं, मेरी भी अपनी सीमा है। मेरे जितने भी पर्सपेक्टिव हैं, मेरे नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं उन सीमाओं में बंधे हैं जो अनुभव मैंने ग्रहण किया है, जो मेरा जिस पृष्ठभूमि से मैं आती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं भी उन बातों को अपनी पृष्ठभूमि के नज़रिए से ही देखती हूँ। जब हम लोग बात कर रहे हैं नैरेटिव बनाने की, आख्यान की बातें कर रहे हैं, तो उसमें भी मुझे लगता है कि दो, अगर हम देखें कि एक कहने वाले और एक सुनने वाले, दो पक्ष आ जाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसको, जब मैं अपने चश्मे से देखती हूँ, एक जेंडर के नज़रिए से देखती हूँ, और वहाँ पे जब नज़र आता है कि ये कौन तय कर रहा है कि कौन कहेगा, और ये कौन तय कर रहा है कि कौन सुनेंगे। तो क्या ये कहने वाले और सुनने वाले ये पहले से निर्धारित हो रहे हैं, और क्या कुछ लोग हैं जो लगातार सुनने वाले ही कैटेगरी में बने हुए हैं। तो क्या ये आख्यान है, और क्या ये आख्यान संवाद है? क्या वहाँ पे संवाद है? क्योंकि संवाद में तो सम शब्द छुपा है, संवाद है ना। तो अगर ये संवाद है तो फिर ये क्रम, ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर का होना, उसके संवाद को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब, मैं इस पॉइंट पे यहाँ ये बिंदु कहना चाहती हूँ कि जैसे इक्वालिटी या जो समता और समानता की बात कहते हैं, उसका आधार ही है सम पे होना। जो कहने वाले हैं और जो सुनने वाले हैं, अगर वो एक क्रम में, एक ऑर्डर में नहीं है, तो उनके बीच में संवाद नहीं हो रहा है। अगर वहाँ पे कोई भी ऑर्डर, चाहे वो संस्थागत तरीके से बनाया गया हो, चाहे वो जाति आधारित ऑर्डर बनाया गया हो, चाहे वो संख्या आधारित ऑर्डर बनाया गया है, या फिर हमारा लिंग आधारित ऑर्डर बनाया गया है, या रंग के आधार पे ऑर्डर है, तो फिर ये संवाद नहीं है। ये एक रणनीति है, ये एक रणनीतिक, एक जो कहना चाहिए राजनीति हो सकती है, रणनीति हो सकती है, लेकिन वो संवाद नहीं हो सकता। तो अगर हमें नैरेटिव बनाने हैं, और उनको हम नैरेटिव बनाने और नैरेटिव फैलाने में कहीं ना कहीं इंटेंशनलिटी उसका बहुत मुख्य होता है। हम नैरेटिव बनाते हैं, यानी कि हम उस कहानी को एक इंटेंशन के साथ में प्रसार करना चाहते हैं, और वो इंटेंशन, जो विषय अभी हमारे सत्र का है, एक बेहतर भविष्य बनाने का, अगर वो इंटेंशन उसके निहित नहीं है, उसके केंद्र में नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारा इंटेंशन सही जगह पे नहीं है। और अगर इंटेंशन सही जगह नहीं होगा, तो मेरे से पहले सुबह एक वक्ता ने कहा था कि हम अगर अच्छे इंसान, जो परसाई जी ने कहा है, तो हम जो बुराई को ही मैनिफेस्ट करते रहेंगे, उसको ही मल्टीप्लाई करते रहेंगे। कहने का अर्थ ये कि अगर हमारा दिल सही जगह नहीं है, और अगर हम वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस बुराई को, जिसको हमने आत्मसात किया हुआ है, और मैं यहाँ पे उस ऑर्डर की बात कर रही हूँ, उस विषमता की बात कर रही हूँ, उस भेदभाव की बात कर रही हूँ, जिसको हमने इतने सदियों से, जो हमने अपने अंदर वो हमारे डीएनए में आ चुका है। तो जहाँ हमने पुरुष प्रधानता, पितृसत्ता 10,000 12,000 साल से, 3,000 4,000 से हमने धर्म को महसूस किया है, कई हजारों साल से हमने अपने अंदर वो पहचाने हमारे अंदर निहित हो गई है। तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने फिर वो लगातार सुनने वाले वही रहेंगे, और लगातार कहने वाले वही रहेंगे।
तो सबसे जावेद अख्तर साहब कहते हैं, उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप दोनों की दोस्ती, पति पत्नी की दोस्ती, उनकी और शबाना की, कि इसके पीछे आप कैसे देखते हो कि आप दोनों में बराबरी है कि नहीं है, जो पति पत्नी में इक्वालिटी होनी चाहिए वो आप दोनों में है कि नहीं है। तो उनका ये मतलब ये मानना कि अगर किसी भी रिश्ते में इक्वालिटी है तो ये बात कि लगातार वही कह रहे हैं और वो लगातार वही सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ये तो तय है कि अगर एक समय में एक ही बोलेगा, लेकिन अगर लगातार वही बोल रहे हैं और लगातार वही सुन रहे हैं तो उस रिश्ते में इक्वालिटी नहीं है। तो ये जो कहने और सुनने की इक्वालिटी है, जो कम्युनिकेशन की इक्वालिटी है, कहीं ना कहीं वो बहुत मूल आधार है जो कि हमें हमारे अंदर की जो समता और समानता की समझ को, जिसको हम लेंस कहते हैं, उसको कहीं ना कहीं आंकना। अब मैं इसको अपने जो व्यक्तिगत उदाहरण से करना चाहूँगी। जैसे आपने परिचय में कहा था, हम महिला किसानों के साथ में लंबे समय से काम कर रहे हैं। मैंने जब हम अपने संगठन में और उसमें बात करते हैं तो ये देखा कि हम बात तो कर रहे हैं महिलाओं किसानों के हितों की, लेकिन हम जो संगठन में जितने लोग हैं उसमें से हैं कितनी महिला किसान। हाँ, वहाँ भी तो हम ज़्यादातर हम पढ़ी लिखी जो अर्बन बैकग्राउंड से आई हुई महिलाएं उनकी बातें कर रही हैं। तो ये कौन सी इक्वालिटी हो गई। तो अब मैं अगला शब्द जो है आत्मावलोकन। पहले दुनिया बदलने से पहले शायद हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी की, और हमारे अपने संगठन में जिसकी बात अभी कही गई थी, हमारे यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, तो मैं क्या लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आत्मावलोकन करना, और जिन मंचों पे हम हैं वहाँ पे उन हाशिए पे खड़े लोगों की अभी उपस्थिति कितनी है। क्या यहाँ पे जितनी आधी कुर्सियाँ महिलाओं से भरी होनी चाहिए थी, क्या भरी हैं? अगर नहीं है तो वो महिलाएं कहाँ हैं? अगर किसी भी जगह पे अगर वहाँ पे हमारे LGBTQI समूह के सदस्यों की जितनी कुर्सी भरी होनी चाहिए थी वो नहीं है, तो ये सवाल आना, क्या मेरे अंदर ये सवाल आया कि वो आवाज़ें हैं? वो आवाज़ अगर नहीं है तो उनकी आवाज़ों की कुर्सियाँ खाली हैं। तो ये पहचान कि संवाद में लगातार कौन बोल रहा है, तो ये ज़रूरी है कि यहाँ पे सुनने वाले के नुमाइंदगी और सुनाने वालों की नुमाइंदगी में ये परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। और लगातार एक ही पक्ष बोलता रहे, या एक ही वर्ग या एक समूह या एक ही लिंग या एक ही धर्म या एक ही रंग से आए हुए लोग, वेश से आए हुए, तो ये कहीं ना कहीं ये कहता है कि हमारी कहीं ना कहीं हम ऊपर से तो समता की बात कर लेंगे, लेकिन आधारभूत जो ढांचागत बदलाव अगर नहीं होगा तो वो फिर बात समता की नहीं होगी, और संवाद की नहीं होगी। वो वाद होगा, कम्युनिकेशन होगा, पर संवाद नहीं होगा। अब अगला पॉइंट जो अगर ये है तो क्यों हमें हमारे अंदर ही सवाल आया कि ये बात हमें क्यों पहले नहीं आती कि हम जब महिला किसान की बात कर रहे हैं तो हमारे बीच में महिला किसान का समूह क्यों नहीं है। वो और महिला किसान है तो आदिवासी महिला किसान क्यों नहीं है, आदिवासी हैं तो दलित महिला किसान क्यों नहीं है, और दलित भी है तो दलित में भी अलग अलग इलाकों से क्यों नहीं है। तो वो सवाल अगर नहीं आ रहा है तो हमें फिर हम अपना जो भी नैरेटिव कह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो नैरेटिव वो हमारा नैरेटिव होगा। हम उन मूल्यों की जिनकी बात कर रहे हैं, वो मूल्य अगर हमारे व्यवहार में नहीं दिख रहे हैं तो वो व्याख्यान में होंगे, वो हमारे एक्शन में कहीं ना कहीं नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है आत्मावलोकन करना, हम संस्थाओं को, हम CSOs को, कि हमारे बीच में क्या सही नुमाइंदगी है, क्या सही रिप्रेजेंटेशन है उन लोगों का जिनको प्रकृति ने तो जन्म दिया, लेकिन हमने अपनी सामाजिक ऑर्डर की वजह से उनको यहाँ तक पहुँचने नहीं दिया है। वो ना पहुँचे, लेकिन क्या ये सवाल है, क्या हमारे अंदर ये सवाल है क्या? तो अब ये सवाल आते कहाँ से हैं? अगर ये सवाल नहीं आया,
हम मकाम की बात कर रहे थे या मैं अपनी संस्था की, अगर ये सवाल इतने दिनों बाद आ रहा है तो क्यों आया? क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्रिटिकल कॉन्शियसनेस ही नहीं जगाई गई। और ये क्रिटिकल कॉन्शियसनेस कब जगती है? हम कहते हैं कि ये सवाल करने की परंपरा को बढ़ाना, कहीं ना कहीं हम उस इलाके से आते हैं जहाँ पे पैट्री लोकल व्यवस्था है, जहाँ पे जो कहते हैं कि बुद्ध परस्ती की एक जो भी कहते हैं सेलिब्रिटी का एक कल्चर रहा है, कुछ ना किसी को मुखिया मानना, घरों में मुखिया मानने की परंपरा रही है। तो जब हम इस बैकग्राउंड से आएंगे, इस पृष्ठभूमि से आएंगे, तो हम बच्ची अपने जैसे ही अपने आसपास देखती है, उसका रोल मॉडल उसके पिता, उसकी माँ, वो रोल मॉडल पहले ढूंढने लगते हैं, बजाय कि उन अपने माता पिता की कमियों को एक तरफ करके उनको पूजनीय बनाने लगते हैं। तो अगर हमारे घरों में ये पूजा करने की व्यवस्था, अगर ये कल्चर चेंज वहां नहीं होगा, हम कैसे उम्मीद करते हैं कि कल वो 18 साल के हो जाएंगे तो वो नागरिक अपने नेता को क्रिटिकल कॉन्शियसनेस से चुनेंगे, आंकलन करेंगे, उनको तौलेंगे, उनके काम का विवेचना करेंगे। अगर ये तार्किक शक्ति की बात की गई थी, अगर ये तार्किक हमने वही नहीं जगाया जब जगाने की जगह थी, तब हमने उसको बड़े बुजुर्गों की आदर करने के नाम पे उसकी तर्क शक्ति को, उसके जिज्ञासा को, उसके सवालों को वहां पे हमने उसको दबाते गए हों और उसको बुद्ध परस्ती सिखाते गए हो कि बड़ों का तो आदर करना चाहिए, सेलिब्रिटी उन पे विवेचना नहीं की जाती, उन पे सवाल नहीं किया जाता। तो कहने का मतलब ये जो सामाजिक और नागरिक संस्थाएं हैं, अगर हम इनको बदलना है तो उसकी जो ईंट है परिवार, उनकी व्यवस्थाएं बिना बदले और उनके अंदर का कल्चर चेंज आए बगैर हम जो अपने नेता चुनेंगे वो भी हमारी कहीं ना कहीं हमारी आस्थाओं और उन्हीं का प्रतिबिंब होंगे। जो हम जिस तरह से हम अपने आप को गढ़े हैं, अपना व्यक्तित्व गढ़ते हैं, कहीं ना कहीं एक सामूहिक व्यक्तित्व जो है वो नेता के रूप में सामने आता है। तो जो भी हम चुन करके आज हम ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी बनाई हुई व्यवस्था का ही प्रतिबिंब है। तो अगर हमने खुद अपनी तार्किक शक्ति नहीं करी और हमें वो दुख नहीं लगता जब मेरी माँ घंटों काम करती है और मैं बाहर से आके कहता हूँ या कहती हूँ कि माँ पानी दे दो, या मुझे उनके श्रम का, उनके घर के श्रम का उनका एहसास नहीं आता कि आज तो संडे है, माँ को भी संडे चाहिए होता है, ये सवाल मेरे अंदर नहीं आता और उसके जगह पे दूसरे आते हैं, तो मैं फिर कहीं ना कहीं वो नजरिया की मेरे नजर में वो पैनापन नहीं आया, वो क्रिटिकल, वो इनइक्वालिटी को भांपने की, वो उसको समझने का अगर मेरे अंदर में वो जो कहना चाहिए छठी इंद्री नहीं विकसित की गई है, इन पांचों इंद्रियों के अलावा जो छठी इंद्री है उसको सेंस करने की, इनइक्वालिटी को, गैर बराबरी को, ऑपरेशन को, एक्सप्लॉयटेशन को समझने की, उसके जब छोटे छोटे स्वरूप हो रहे थे उसको मैं नहीं देख पा रही या देख पा रहा, तो मैं जब बड़ा होगा, जब उसी का विकराल रूप दिखेगा, तो मैं क्यों मुझे ईरान पे या क्यों मुझे फिलिस्तीनी पे उनके दर्द का क्यों एहसास आएगा या क्यों आए। तो कहीं ना कहीं ये जो संवेदनशीलता या इक्वालिटी को समझना या इनइक्वालिटी को एहसास करना, ये इसकी ट्रेनिंग जो हमारे ट्रेनिंग घरों में हो रही है, तो हमारी जो पहली पाठशाला है व्यक्तित्व बनने की, अगली पाठशाला हमारे स्कूलों में, तो अगर ये क्रिटिकल कॉन्शियसनेस की जगह अगर हम वहाँ नहीं करेंगे तो हम उसको कम्युनिकेशन में और नैरेटिव बिल्डिंग का जो अगला स्वरूप आएगा उसमें इसकी अनुपस्थिति हम महसूस करते रहेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि जब हम जो भी नैरेटिव बिल्ड हो रहा है उसमें कहने वालों में अगर हमें एक इतने बड़े विकराल गांव की अनुपस्थिति नहीं खलती है, आज जर्नलिज्म में जितने लोग आए हुए हैं या आज मीडिया पे जितने लोग हैं, आज जो सोशल मीडिया पे जितने टिक करने वाले लोग हैं, उनके पीछे की उंगलियों की पहचाने क्या हैं, और वो अगर उन तबकों से या उन इलाकों से नहीं आ रही,
तो कहीं ना कहीं एक तरफ हमें ये दुख तो है कि नैरेटिव बिल्डिंग की वजह से बहुत सारे पावरफुल पैसे की ताकत वाले लोग या सत्ता की ताकत वालों से कहानियां आ रही है, लेकिन मुझे उसमें एक सुनहरा कल भी देखता है कि कल जो ये ताकतें केवल अर्बन इलाकों में थी, ये पेपर की रीच, ये रेडियो की रीच, या रेडियो तो अंदर तक गया था, टीवी की रीच, लेकिन आज सोशल मीडिया ने उसके पीछे बहुत सारे रूरल कम्युनिकेटर, रूरल इन्फ्लुएंसर, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी लेवलर भी है। जो समाज ने जिसको बांटा था, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ने, मैं नहीं कह रही हूँ कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाले इंसान ही होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की एक नहीं, उनके पीछे जो केवल सेलिब्रिटी कम्युनिकेट कर पाते थे, या उनके अपने जिनके पास में मीडिया को कंट्रोल करते थे, या मीडिया जिनके, आज बहुत सारे बहुत सिंपल लोग के हाथ में ये आया है। तो कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कम्युनिकेशन पावर या मीडिया भी हुआ है। तो अब मैं अगर इसको मैं देखूं कि मुझे दिखता है कि अपॉर्चुनिटी क्या दिखती है, अगर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो जेन जी है या जेन एक्स है या जेन बीटा कल आ रहे हैं, हमें उनको प्रॉब्लम की तरह से देखना, कि जैसे अक्सर एक स्टडीज आ रही है कि ये लोग तो टिकते नहीं हैं, एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते, ये लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि ये जो इंटरजेनरेशनल हमारा जो नज़रिया कि हम ही बेहतर थे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसने इस जो CSO वर्ड है और नागरिक संस्थाएं हैं, इन्होंने सही समय पे अपने यंग युवाओं के साथ में वो संवाद नहीं किया। अपने ऑफिसेज में भी मुझे मैं अपने ही ऑफिस और कहीं और से नहीं देख रही, हमने अपने जितनी भी व्यवस्थाएं उसमें जो निर्णायक भूमिका है, वहां पे हमारे जैन जी की वहां पे रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है। हम जब भी वक्ताओं का जो भी पैनल देखते हैं उसमें यंगर लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है। तो अगर हम जो बेहतर कल है वो ये पीढ़ी है जो लाने वाली है, और इन पीढ़ी में मैं जब भी बीइंग इन जेंडर एंड इक्वालिटी एंड इक्विटी फैकल्टी की वजह से मैं जब भी बात करती हूँ, मैंने जब भी एक सीनियर ग्रुप के साथ ट्रेनिंग की है और एक यंग जो जेन जी या नए लोगों के साथ, मैंने पाया है कि इनकी समझ, इनकी क्रिटिकल कॉन्शियसनेस मच हाई है। उत्परस्ती या अपने जो कहना चाहिए बड़ों की आज्ञा या बड़ों, वो वाला सेंस पिछली जनरेशन में ज़्यादा दिख रहा है। तो देयर इज अ क्रिटिकल कॉन्शियसनेस जो कि नई जनरेशन में है, और मुझे लगता है इसी में मुझे उम्मीद दिखती है नया फ्यूचर जो भविष्य की। ये जो पीढ़ी है ये आज नहीं सुन रही है, ये नहीं सुनना इन्होंने अर्जित किया है। कितने सारे पिताओं माताओं ने अपने बड़ों की सुन करके तब इन्होंने ये सवाल करना सीखा है। तो इनके सवालों को मुझे लगता है सलाम करना है, और ये जो पीढ़ी है इसमें मुझे बहुत उम्मीद दिखती है, क्योंकि ये अपने आत्मविश्वास या अपने सेल्फ, उसको नौकरी के पीछे भी वहाँ भी सवाल करते हैं, वहाँ भी वो उसकी आज्ञा नहीं मानते, पसंद आया तो करते हैं, नहीं आया तो नहीं करते हैं। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग देम कि उनको सब कुछ अच्छा है, बट अगर हमें इस पीढ़ी के साथ संवाद करना अगर हमने नहीं सीखा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो नहीं तो इनसे कोई और संवाद कर रहे हैं, कोई और लोग हैं जो इनकी ऊर्जा का, इनकी पॉजिटिविटी का, तो कहीं ना कहीं हम सिविल जितनी भी संस्थाएं हैं, हम अपने आप में इतने सिमट गए, अपने आप से इतना ज़्यादा संवाद कर रहे हैं इंटरनली, कि हम इस तबके के साथ में उतना संवाद नहीं कर रहे जितने की ज़रूरत है। तो मैं इसी पॉइंट के साथ में कि बिल्कुल सुनहरा, मुझे उतना ही भरोसा है जब भी मैं मुझे लगता है कि एक तरफ इनइक्वालिटी, एक तरफ एक्सप्लॉयटेशन, सब कुछ आते हैं, लेकिन फिर बदलाव भी आते हैं। और जितने हर जगह खास करके जब भी जेंडर की कहानियां सुनते हैं, या जहाँ भी लगता है कि जहाँ पे जितना गैर बराबरी हुई है वहाँ उतनी ही रिवोल्यूशनरी स्टोरीज निकली हैं। तो कहीं ना कहीं इंसान एक बहुत ही अजूबा कहना चाहिए कि हमें इस जो भी कठिन समय है, बिल्कुल है, मैं नहीं कह रही हूँ कि कि जब हम कम्युनिकेशन पे, संचार पे लगाम लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक घंटी है, ये एक समय का एक कहना चाहिए कि एक अलार्म है। तो लेकिन मुझे उतना ही भरोसा है
कि उसके बाद में एक नई सुबह जो शायर कहते हैं सब वो सुबह ज़रूर आएगी। थैंक यू सो मच।